हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करेंगे, लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आपने अभी तक स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए कि इफ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एक सोलेनॉइड है जिसके किसी एक एंड से देखने पर, ठीक है, सोलेनॉइड के भाई दो एंड होते हैं, ठीक है ना, तो इसके किसी भी एक एंड से देखने पे क्या लग रहा है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, देन दिस एंड ऑफ सोलेनॉइड विल बी। तो ये जो एंड होगा सोलेनॉइड का वो कौन सा एंड होगा? तो आपको पता है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आपको चेक करनी है तो आपको क्या करना होगा, अगर कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है, अगर एन में बनाऊंगी, है ना, अगर एन है, इसके दोनों डायरेक्शंस कैसी हैं? ऐसी। एस अगर बनाएंगे तो डायरेक्शंस अगर दोनों एंड पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगी। तो जहाँ पर भी एन बन रहा होगा तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसी डायरेक्शन के कारण आपको कैसा इसमें मोशन मिलेगा, तो इसमें हमें कैसा मोशन मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। वही अगर इसकी बात करें तो आपको कैसे दिखेगी इसमें डायरेक्शन? इसमें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी, ठीक है। तो अगर किसी एक एंड की बात की जा रही है, बच्चों ध्यान से देखिएगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंड, हम एक एंड से देख रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, देन दिस एंड ऑफ सोलेनॉइड विल बी। तो क्या होगा, वो कौन सा एंड होगा उसका? तो ये क्या इसका वेस्ट, साउथ, नॉर्थ या ईस्ट पोल होगा। तो अभी हमने देखा कि अगर एन लिखूँ मैं और इस तरह से एस लिखूंगी और दोनों के एंड में बाहर जाते हुए एरोज बनाएंगे तो ये इंडिकेट किसको कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ साउथ पोल की तो वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कि वो जो पोल होगा, वो पॉइंट होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा आपका नॉर्थ पोल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीवी सेट कंज्यूम्स एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 230 वॉट। अब एक टीवी सेट है, वो कितनी पावर का कंजम्पशन करता है, कितनी पावर का यूज करता है? तो 230 वॉट पावर का कंजम्पशन करता है एंड रन्स ऑन 230 वोल्ट, ठीक है। और कितने वोल्टेज पर रन करेगा? 230 वोल्ट पर रन करेगा। सो द करेक्ट फ्यूज फॉर दिस टीवी सेट इज, तो अगर मुझे उसमें फ्यूज़ लगाना है तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, जब भी फ्यूज़ की बात की जाती है तो बात करनी पड़ती है हमें करंट की, ठीक है, कि कितनी करंट की वैल्यू इसमें एक्चुअल में होना चाहिए, जिसके ऊपर की वैल्यू पर ये जो फ्यूज़ है वो सर्किट को ट्रिप कर दे या फिर सर्किट को ओपन कर दे, ताकि क्या हो सके कि अगर जो ओवर करंट आ रहा है, ओवर करंट का मतलब जितना किसी डिवाइस को चाहिए है उससे ज़्यादा अगर करंट आ रहा है तो ये क्या करेगा, वो फ्यूज़ जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा और ओवर करंट जो है वो आपके टीवी सेट तक नहीं पहुंचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या बात की जा रही है कि द करेक्ट फ्यूज़, तो इसके लिए सही फ्यूज़ क्या होगा? तो फ्यूज़ को अगर आपको देखना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? फ्यूज़ की करंट की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करें कि क्योंकि हमें पता है कि ये जो टीवी सेट है ये कितनी पावर लेता है? 230, और कितने वोल्टेज इसको चाहिए है? 230 वोल्ट। तो इससे निकलने वाला हम क्या निकाल लें? करंट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ से 230 वॉट आपको पावर दी हुई है और वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट्स है इंटू आई। तो यहाँ से 230 वॉट डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट में करूँगी तो मुझे आई की करंट मिलेगी। तो कितनी वैल्यू आ रही है? आई की 1 एम्पियर करंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए 1 एम्पियर करंट कौन सा करंट आया है? जो कि टीवी में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो कि टीवी यूज़ कर रहा है,
ठीक है। अब अगर इस टीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब इसे ओवर करंट से बचाने के लिए जो चीज़ आप लगाएंगे तो वो क्या है, वो प्रोटेक्शन डिवाइस क्या है, तो वो प्रोटेक्शन डिवाइस है आपका फ्यूज़। तो इस फ्यूज़ की क्या रेटिंग होना चाहिए, तो फ्यूज़ की जो रेटिंग होना चाहिए वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए, 5, 3, 1 या 2, तो भाई जितना चाहिए उससे जस्ट दुगना। तो दुगना कितना है, 1 का दुगना 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट की जो फ्यूज़ है वो हमें लगाना चाहिए, मतलब इतना रेटिंग उस फ्यूज़ का होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन द फिगर। अब भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टली करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, वो कहाँ से कहाँ होगी, तो नॉर्थ से साउथ होगी, ठीक है। अगर मैं किस थंब रूल का यूज़ करूँ, लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज़ करूँ, ठीक है। तो क्या कहता है वो रूल आपका, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्टली अबव द वायर, डायरेक्टली बिलो द वायर, एट अ पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द वायर, या एट अ पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द साउथ साइड ऑफ द वायर, ठीक है। तो भाई नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो भाई देखिए कि अगर करंट की डायरेक्शन किसी वायर में इस तरफ है, ठीक है, तो भाई अकॉर्डिंग टू लॉ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली बिलो द वायर होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर आपको ना 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, वो कौन सा है ये चलिए देखते हैं। तो इन अ हाउस सर्किट लैम्प्स आर यूज्ड इन पैरेलल। अगर हमारा घर का सर्किट है तो क्या उसमें जितने भी लैम्प्स हम यूज़ करते हैं वो सभी पैरेलल में कनेक्टेड होते, तो जी हाँ, पैरेलल में ही हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, ताकि हमारे सारे ही डिवाइसेस को हमारे मेन सप्लाई से तो 230 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, तो वही 230 जो है वो सब पे जाए, तो सभी पे कैसे जाएगा कि अगर सारी चीज़ें जो है वो पैरेलली आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगी तभी, है ना। क्योंकि पैरेलली अगर कोई चीज़ कनेक्टेड होती है, ठीक है, अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो वो किस तरह से होता है, यहाँ पर लगी होती है अगर आपकी बैटरी, तो इसके पैरेलल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के अक्रॉस कितना वोल्टेज अपीयर होगा, जितना यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट वोल्टेज तो है वो सभी एलिमेंट्स को आपके पैरेलली मिल जाएगा। क्लियर है, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। Switches, fuses and circuit breakers should be placed in the neutral wire. अब बताइए, हमारी जो 3 वायर्स होते हैं आपको पता होगा, है ना, एक अर्थ वायर, एक लाइव वायर होता है और एक होता है न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर जो है वो इक्विपमेंट्स है, जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे अर्थ तक जाने वाला एक वायर है कि अगर ओवर करंट आया है, इसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सीधे अर्थ में चला जाए। फिर होता है आपका लाइव वायर, जिससे कि आपकी मेन सप्लाई इक्विपमेंट तक जाती है। क्लियर है, और फिर एक होता है न्यूट्रल वायर जो कि सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अब लाइव वायर से क्या आ रहा है, आपका मेन सप्लाई आ रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है, तो क्या मैं जितने भी प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं जैसे स्विचेस हैं, फ्यूजेस हैं या सर्किट ब्रेकर, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये हमारे प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस हैं जो कि हमारे सर्किट को, हमारे इक्विपमेंट्स को, हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स को सभी को ओवर करंट से या एक्स्ट्रा एक्सेसिव करंट से बचाने का काम करते हैं। तो क्या मुझे इन सारी चीज़ों को न्यूट्रल में लगाना चाहिए, नहीं, ये सारी चीज़ें तो लाइव वायर के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। अब आगे भी देख लेते हैं कि क्या भाई हो सकता है कि 3 ऑप्शंस गलत हो। Electric iron has its earth wire connected to the metal case to prevent the user receiving a shock. तो हाँ बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो एक मेटल केस से,
ठीक है, वो इट्स अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। तो उसका जो अर्थ वायर होता है वो मेटल के केस से इसलिए कनेक्टेड होता है ताकि जो हम यूज़ करते हैं तो वो शॉक हमें ना लगे। तो उसका जो वायर होगा उसमें मेटल का केस लगा होता है, तो वो अर्थ वायर होता है उसका, वो मेटल केस से इसलिए जुड़ा हुआ होता है ताकि अगर हम यूज़ करें तो वो शॉक हमें ना लग करके उस मेटल केस तक पहुँचे। नेक्स्ट इज व्हेन कनेक्टिंग अ 3 कोर केबल टू अ 13 पिन प्लग, ओके, the red wire goes to the live pin। अब देखिए, when connecting a 3 core cable to 3 pin plug, अब ये 3 core cable क्या होती है, 13 पिन प्लग क्या होता है? अब इसका आंसर तो आपको सबको दिख ही रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अभी हमने देखा क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। अभी 3 पिन वायर क्या होता है, 13 3 पिन प्लग और 3 कोर केबल क्या होती है? तो देखिए, ये होता है आपका 13 3 पिन प्लग और ये होती है 3 कोर केबल, ठीक है। 3 कोर केबल का मतलब क्या होता है? केबल जिसमें कि आपके 3 वायर्स आ रहे हैं, ब्लू, येलो और रेड, ये ब्लैक भी हो सकता है ब्लू की जगह, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपका लाइव पिन होती है, ठीक है, वो रेड वायर में जाती है। तो जी हाँ, ये जो आपकी लाइव पिन है वो रेड वायर में ही जाती है। ये 13 3 पिन प्लग कहलाता है और रेड वायर में ही लाइव पिन का मतलब कि जो कि आपकी डायरेक्ट सप्लाई को भेजने का काम करेगी, तो वो बिल्कुल हमारी इसी केबल पर पहुंचती है, मतलब कि जो रेड कलर है उसी पर ये पिन जो है वो जाती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वॉट ट्यूब लाइट कनेक्टेड इन अ पैरेलल विच इन अ पैरेलल, ठीक है, सॉरी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वॉट ट्यूब लाइट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन सेफली बी रन फ्रॉम 240 सप्लाई विद अ 5 एम्पियर फ्यूजेस। तो भाई ऐसे कितने 40 वॉट के बल्ब में यूज़ कर लूँ जो कि सेफली रन कर जाए, जिसमें 240 वोल्ट पावर आ रही हो और 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या बताया हुआ है कि 40 वॉट ट्यूब लाइट्स, है ना। अब 40 वॉट की जो ट्यूबलाइट्स हैं वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक आपका अब मान लीजिए कि आपका एक जो बल्ब है वो कितनी पावर देता, तो P इंटू 1 इक्वल्स टू अगर मैं करती तो कितना आना चाहिए था ना। अगर एक बल्ब है तो एक बल्ब कितनी, अरे यार क्या हो रहा है ये, ठीक है, सॉरी। सो एक बल्ब कितनी आपको पावर दे रहा है? 40 वॉट, है ना। एक बल्ब के कितनी पावर का कंजम्पशन है? 40 बल्ब। तो अगर n है तो उनका कितना होगा? n इंटू 40, तो पावर कितनी हो गई? n इंटू 40, और n इंटू 40 इक्वल्स टू क्या होगा? v इंटू आई। क्यों v इंटू आई लिखा हमने? क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है? v इंटू आई। एक बल्ब 40 वॉट दे रहा है तो n बल्ब कितने देंगे? तो n कितने देंगे? इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? n इंटू 40 कर देंगे, तो ये आपकी नई पावर आ गई, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P इक्वल्स टू v इंटू आई, क्योंकि पावर क्या होती है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम पावर की जगह आप क्या लिखेंगे? n इंटू 40, एंड वोल्टेज कितना है? 240 एंड करंट इज 5। क्लियर है? सो n की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, कितनी हो जाएगी? 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 8 जा, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा? तो 8 3 जा 24 एंड 0। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? n इक्वल्स टू 30। सो दैट ऐसे कितने जो 40 वॉट के जो बल्ब है वो कनेक्टेड हो सकते हैं, तो टोटल 30 नंबर ऑफ जो बल्ब है आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ से हम इसको करेंगे अब क्लियर और बढ़ेंगे आगे की तरफ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना है, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी होती है, अभी बहुत अच्छे से आपको हमने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए एक बार, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो वही जो आपकी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मतलब कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपको लगता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो मतलब कि जो मैग्नेट आयरन के पीसेस को अपनी तरफ कवर या खींचने का काम करता है, तो वो किस वजह से करता है? तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही वही कारण है जिससे ये सारा फोर्स जो है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील किया जा सकता है। अब अगर बात करी जाए इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड लाइंस लिखी हुई है, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी लाइन इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point is taken to be the direction in which the north pole of a magnetic compass needle points. तो yes, this is very right, क्योंकि अगर मैग्नेटिक कंपस निडल हमें जिस डायरेक्शन में बताती है तो वो किस डायरेक्शन को बताएगी? वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की तरफ बताती है, तो ये करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक क्लोज्ड कर्व बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। नेक्स्ट इज इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट द जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वहाँ पर ज़ीरो फील्ड स्ट्रेंथ है? मतलब कि कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल कैसे हो रही हैं? तो देखिए, ये मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही हूँ, यहाँ से ऐसे बना रही हूँ, तो ये लूप क्या है ना कि एक जगह पर यहाँ पर बीच में आपको कैसे दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। तो आपसे ये पूछा है कि क्या वहाँ पर ज़ीरो फील्ड स्ट्रेंथ होती है? तो जी नहीं, ज़ीरो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर ये पूछा है कि क्या जितना ज़्यादा आपका फील्ड लाइंस पास में होती है, उतनी ज़्यादा, जितने क्लोज होती हैं उतनी ज़्यादा फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल सही है, जितना पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो सभी मिलकर के एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ शो करती हैं। वहीं अगर दूर की बात करूँ तो धीरे धीरे मैग्नेट से जाते जाते उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों कम होने लगता है? इसलिए कम होने लगता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। क्लियर है? तो चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो चलिए इसको मैं यहाँ से करती हूँ क्लियर। So the next question is, in normal use, a current of 3.5 ampere flows through a hair dryer. Choose a suitable fuse from the following. अब आप हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं बालों को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। तो ये जो हेयर ड्रायर है ये 5 एम्पियर करंट यूज़ करता है, 3.5 एम्पियर करंट यूज़ करता है। तो इसमें अगर मुझे फ्यूज़ को कनेक्ट करना है तो क्या इसकी रेटिंग होना चाहिए फ्यूज़ की? 3, 5, 10 या 30? अब देखिए 3.5 एम्पियर का करंट तो खुद यूज़ कर लेता है, इसका मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू जो दी हुई है वही वैल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इससे उसी का हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूज़ यूज़ करना होगा। तो इन सारे ऑप्शंस में से जो कौन सा ऑप्शन है? 5 एम्पियर, इतना एम्पियर का अगर आप फ्यूज़ यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए सुटेबल होगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पर दिया है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हमें पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फील्ड। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो किस तरफ होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से सारे डायरेक्शंस को मार्क करती हूँ, ये है नॉर्थ, ओके, ये है आपकी ईस्ट, एंड दिस वन इज योर वेस्ट, एंड ये साउथ डायरेक्शन में है, ठीक। अब इनके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो था
वो किस तरफ जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस पर फोर्स किस साइड लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पर इसमें जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ से कहाँ जा रही होगी, उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो कैसे निकालें भाई, देखिए अगर इसकी बात की जाए, किसकी बात की जाए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब देखिए यहाँ पर आपका फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है ना। फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। अब कुछ सुना सुना लग रहा है कि फोर्स भी है, करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम किसका यूज़ कर लें, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि थंब, आपका फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या होता है, फोर्स आपका डायरेक्शन ऑफ थंब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करता है, फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इनमें से जो भी दो पता हो उसकी मदद से हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिए कि ये डायरेक्शन किसकी है, आपकी फोर्स की है, और करंट की डायरेक्शन यहाँ नहीं होकर के किस तरफ है, इस तरफ है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ, या मुझे जो डायरेक्शन लेनी है वो कुछ ऐसी होगी। क्लियर है। ये देखिए थंब मेरा किस डायरेक्शन में, अभी फोर फिंगर को मत देखिए, थंब मेरा किस डायरेक्शन में है, तो ये मेरा ऊपर की डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन करंट की है और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। दैट मीन्स इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो इस बोर्ड के अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ जाता हुआ। ओके, सो अगर बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्शन बनाना बड़ा ही टिपिकल सा है, ठीक है। तो ये देखिए अगर इस डायरेक्शन को देखा जाए तो ये है आपका फोर्स, ठीक है, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये डायरेक्शन क्योंकि बाहर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर जा रही है, दैट मीन्स की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है। तो टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A magnetic field exerts no force on। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार या स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, अ मैग्नेट, बताइए किस पर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अ इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है तो बिल्कुल इस पर फोर्स अप्लाई होगा। अ अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, ठीक है, अब आयरन का बार है, ठीक है, बट वो कैसा है, अनमैग्नेटाइज्ड है, क्या इस पर ये करेगा या फिर किसी मैग्नेट पर या फिर स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो देखिए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। क्लियर है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए अगर जब तक वेलोसिटी नहीं होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि उससे प्रोड्यूस नहीं होगा, इसकी वजह से उस पर अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाता है। अगर क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि अब भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह पर है, तो उसकी वजह से कोई वेलोसिटी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के कारण जो आपका फोर्स है वो भी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नाउ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर क्या रख दी है, कॉपर की कॉइल रख दी है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये देखिए फील्ड लाइन्स इस तरह से जा रही हैं, ये मैंने फील्ड लाइंस बना दी है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। तो देखिए जब ये कॉइल इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसके बाद ये कॉइल अगर इस डायरेक्शन में ना होकर कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए, मतलब कि ये ऐसी हो जाए, है ना, मतलब कि नीचे की तरफ उसका पोर्शन है, मतलब ये पहले कोई चीज़ ऐसी है फिर ये ऐसी हो जाए, ठीक है, तो
ये वाली डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच, तो कैसे होगी, कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, 2 रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन में, या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन में। तो कब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी? अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। फोर्स मान लीजिए उस पर इस तरह से लग रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और एक हाफ रिवॉल्यूशन में जो कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज होगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज। अब एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके एक एंड पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, दिस एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एंड है ये वाला, ठीक है, एक एंड जो है इस पर डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो ये जो एक एंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो क्या है, क्या वो नॉर्थ पोल है या वो साउथ पोल है? ईस्ट और वेस्ट पोल तो कुछ होते ही नहीं, तो हम इसको पहले ही कट कर देंगे। तो अब देखिए कि अगर आपका कोई भी एंड क्या हो, साउथ पोल हो, तभी वो कैसे आपको डायरेक्शन देता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर नॉर्थ होता तो एंटी क्लॉकवाइज देता, लेकिन एंड कैसा है, साउथ है। क्यों? क्योंकि ये कैसी डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है। तो वो एंड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो वो एंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। Commercial electrical motors do not use a electromagnet to rotate the armature। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ नहीं करती? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, तो बिल्कुल करती है। इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, तो ये जो कॉइल हमने यूज़ की हुई है, ठीक है, इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, मतलब कि जो हमारी कॉइल है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो होने चाहिए। अ परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, एक परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बॉन्ड। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज़, क्या यूज़ नहीं करती इनमें से? अब देखिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज़ होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का भी यूज़ होता है और सॉफ्ट आयरन कोर का भी यूज़ होता है जिसके ऊपर कॉइल बाउंडेड होती है। इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, अगर कोई कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो उससे क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और अब यहाँ देखिए मोटर का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी को बनाना, है ना। तो यहाँ पर सारा रोल किसका है, यहाँ पर सारा रोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि जितनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना अच्छा हम फोर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, उससे अपना जो शाफ्ट है वो रोटेट कर पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए अगर मैं बोलूँ कि हम यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करें, है ना, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो जितना आप उसमें करंट दोगे उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कंडक्टिंग वायर में तो भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस होगी। परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करने से क्या होगा कि हम लिमिटेड हो जाएंगे और हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन इस केस में नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज an MCV which cuts off the electricity supply in case of the short circuiting or overloading works in the। अब MCV मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो बेसिकली जो कि हमारी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है उससे हमारे सर्किट को बचाते हैं। तो वो किस पर बेस्ड है, कौन से इफेक्ट पर इलेक्ट्रिक करंट की बेस्ड है? क्या वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है? तो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो ना तो केमिकल, ना हीटिंग, ना ही प्लेटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट पर तो हम फ्यूजेस का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है उसका हीटिंग इफेक्ट से काम नहीं होता, वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। याद रहेगा आपको। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में डिटेल जानना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इनटू अ कॉइल, है ना। अब भाई हम क्या करेंगे कि अगर कोई कॉइल है उसके आसपास अगर मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो एक करंट इंड्यूस होता है, ये हमें लॉ पता है, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट डज नॉट डिपेंड ऑन,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, द स्पीड विद विच द मैग्नेट इज मूव्ड, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। किस बात पे ये जो चीज़ है वो डिपेंड करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है। कैसे इंड्यूस हो रहा है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, कॉइल को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरी, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रही है, कॉइल जो है वो मूव कर रही है। अब जब कॉइल मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई कॉइल के ऊपर करंट इंड्यूस हो रहा है, कॉपर का वायर है, ठीक है। तो क्या ये जो इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात को थोड़ा सा हमें सोचना है। क्लियर है? सो द स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव्ड, या उस स्पीड पर डिपेंड करेगा क्या, जिस पर मैग्नेट मूव कर रहा है, या फिर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है क्या उस पर डिपेंड करेगा, या फिर द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर अपन किसी भी हम मैग्नेट की बात करें तो इस तरह से 4 पोल, अगर मैं एक छोटा सा जनरेटर का डिज़ाइन यहाँ पर आपको दूँ करके, ठीक है, ठीक, तो इसके ऊपर इस तरह से ना वाइंडिंग होती है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इनको क्या कहते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट उसमें होता है, क्योंकि N1 इक्वल्स टू EMF इंड्यूस जो होता है उसमें वो होता है N1 इंटू M1, ठीक है। अब ये बात थोड़ी आगे की है, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि अगर किसी चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए तो क्या होगा, ज़्यादा ये टर्न्स क्या होंगे, N1 इंटू M1, यहाँ पर ये हो जाएगा N1 इंटू M1। और M1 क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इसको रखने से प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है? तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, EMF प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर जिसको आप क्या कहते हो, वोल्टेज कहते हो। क्लियर है? तो स्पीड पर तो डिपेंड करेगा, जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेट करेगी उतना ज़्यादा इसमें इंड्यूस करंट होगा। दूसरी चीज़ कि कॉइल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो EMF उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, अब ये जो कॉइल है उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या ये डिपेंड करेगा। अब भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जो कि प्रॉपर कंडक्टर हो, तो रेजिस्टिविटी उसकी ऑलरेडी कम होगी। और रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की करंट पर या फिर किसी और चीज़ पर मैटर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। वो किस पर डिपेंड करती है, वो टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो कितना करंट इंड्यूस होना है या नहीं होना है वो बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी जो है कॉइल की, वायर की, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो जी हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है मैग्नेट की उस पर ये बिल्कुल डिपेंड करेगा। क्लियर है? मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर तो ऑब्वियस सी बात है, इसे डिपेंड करना ही है। क्लियर है? तो भाई यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि आपका जो सही ऑप्शन है वो यही होगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना जाए तो आप ये समझिए कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर आप उसमें करंट को इंड्यूस करवा रहे हो तो वो सारी चीज़ों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या इनडायरेक्ट वे में हम कहें कि अगर वायर या कॉइल में कोई करंट जा भी रहा है तो उसमें कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इंड्यूस हो रहा है करंट, इसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 125 kilowatt heater works on 220 volt main supply. What current rating would a suitable fuse have? अब जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि अगर हमारा जो करंट है, हमारी जो पावर है वो आपको दी हुई है, तो V इंटू आई के रिलेशन से हम करंट की एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिससे ज़्यादा वैल्यू का हमें फ्यूज़ लेना पड़ता है। अब कितना ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू इस करंट से ऊपर की हो वो वैल्यू हम चूज़ करते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको 1.25 किलोवाट पावर दी हुई है और वोल्टेज है आपके पास 220 वोल्ट। अब मैं यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो हो जाएगा 125 इंटू 1000 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 220। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब जब आप 125 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो ये लगभग 5.68 के बराबर आएगा। तो 5.6 एम्पियर क्या आ रहा है, आपका करंट आ रहा है। तो इस 5.68 एम्पियर करंट को देखिए और यहाँ वैल्यूज़ देखिए 2, 5, 10
और 13 एम्पियर आपको दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या वैल्यू होना चाहिए, तो 10 एम्पियर करंट का अगर आप फ्यूज़ का यूज़ करेंगे तो इट विल बी बेटर। ओके तो अगर आपका जो हीटर है वो इतने पावर पर, इतने वोल्टेज पर काम करता है, तो कितना आपको फ्यूज़ का सुटेबल वैल्यू होना चाहिए, करंट की रेटिंग क्या होना चाहिए इस फ्यूज़ की, तो हम करंट रेटिंग की बात करें तो वो 10 एम्पियर के अप्रॉक्स होनी ही चाहिए। क्लियर है, क्यों इतनी होना चाहिए, क्योंकि 5.68 एम्पियर करंट ये हीटर खुद यूटिलाइज करता ही करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the strength of the magnetic field between the pole of an electromagnet would be unchanged if। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, जो वैसे तो बाय नेचर मैग्नेट नहीं है, बट अगर हमने उसके ऊपर इस तरह से कॉइल लगा दी है, ठीक है, इस तरह से अगर हमने उसके ऊपर वायर को लपेट दिया है, ठीक है, और इसमें अगर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो आपसे यहाँ ये पूछा हुआ है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, बिटवीन द पोल, ठीक है, दोनों पोल्स के बीच में से, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, क्लियर है। तो इन दोनों पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अनचेंज्ड किस कंडीशन में रहेगी, करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग वर डबल। अगर करंट को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, अब भाई ये जो मटेरियल आपने लिया है उसके ऊपर कॉपर के वायर को लपेटा ही इसलिए है कि करंट देने पर इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाए। तो ज़्यादा करंट दोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि करंट देने पर तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन पूछा क्या है, अनचेंज्ड किस में होगा, किस कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो चेंज आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर रिवर्स्ड। अगर करंट की डायरेक्शन को मैं बदल भी दूं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साउथ और नॉर्थ पोल की लोकेशंस बदल जाएगी, बट क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उनमें कोई डिफरेंस आएगा, स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस आएगा। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, तो स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर डबल, तो अगर मैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दूं, तो देखिए अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्ट्रेंथ है उसमें चेंजेस आएंगे। अगर मटेरियल ही बदल दें, अगर जो कोर लगी हुई है जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग किया हुआ है, अगर आप उसके मटेरियल को ही चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। क्लियर है, तो इसका मतलब कि किस कंडीशन में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो अनचेंज रहेगी, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर रिवर्स। तो इसको रिवर्स करने से स्ट्रेंथ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक फेस ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी टुवर्ड्स साउथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको साउथ और नॉर्थ पोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप सिर्फ डायरेक्शंस बनाइए, ये जो डायरेक्शन है ये हर चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, द बैक फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल। अब क्योंकि अगर साउथ मैग्नेटिक पोल आ रहा है, क्या आ रहा है, बैक फेस ऑफ सर्कुलर लूप का बैक फेस, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी। अब अगर साउथ मैग्नेटिक पोल है तो इस केस में आपको कैसी डायरेक्शन मिलेगी, तो इस केस में आपको जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मिलेगी, सो दैट द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लॉकवाइज। क्लियर, चलिए अब आगे चलेंगे। द करंट इन द वायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट एंड वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ, द फोर्स ऑन द वायर इज, तो वायर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। एंड वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में है। तो अब बताइए कि भाई इस डायरेक्शन के हिसाब से ये हो गई आपकी फोर्स, ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, मैं इस तरह से अगर ड्रॉ कर दूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये रही, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से इसको रखूंगी तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये वर्टिकली अपवर्ड है। अगर इनवर्ड होता तो आप क्या कहते हैं, ये डाउनवर्ड है, बट ये कैसी आ रही है, अपवर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ है, आउटर डायरेक्शन में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये दिस इज अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट इज इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव्स। अब मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट की फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ बाहर की तरफ लूप बनाती है, अंदर से भी लूप क्रिएट होता है जो कि किस तरह जाता है, जो कि आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होता है। तो अगर इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस की बात करें तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अवे फ्रॉम साउथ, अवे फ्रॉम नॉर्थ, तो भाई हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन्स इन इंडिया। अब भाई देखिए इंडिया और USA में फ़र्क यह है कि USA में जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है और इंडिया में हम कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आपको AC करंट की मिल रही हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया में वर्क किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे हाउस से रिलेटेड। सो इन आवर हाउस ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट. It implies that they are connected in parallel, they are connected in series, they all have the current of equal values, they all have the same resistance. अब देखिए पहली चीज कि हर डिवाइसेस का रेजिस्टेंस सेम हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अलग अलग टाइप के डिवाइसेस का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। जो हीटिंग डिवाइसेस हैं उनका ज़्यादा होगा, बाकी हमारे जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनका रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू बाकी के कम होगा। हीटिंग डिवाइसेस का ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस तो सबका सेम नहीं होता। दे ऑल हैव करंट ऑफ इक्वल वैल्यूज़, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक ड्रायर है या फिर हीटर है या टेलीविजन्स है या मिक्सर ग्राइंडर है, सब में अलग अलग करंट होगा क्योंकि सब अलग अलग रेटिंग के बने हुए हैं, अलग अलग पावर के हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी है, तो सबकी जो रेटिंग है ना वो डिफरेंट होगी। ओके, सो दे ऑल हैव द करंट ऑफ इक्वल वैल्यूज़, बिल्कुल गलत है। करंट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या ये सभी सीरीज में कनेक्टेड होंगे? अब अगर आपके घर में सारे ही डिवाइसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड होते तो क्या होता? अगर सारे ही डिवाइसेस सीरीज में कनेक्टेड होते तो सभी में कैसे करंट जाता, कैसी वैल्यू होती? मान लीजिए एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, तो सीरीज के केस में क्या होता है, करंट की वैल्यू होती है सेम। अब ये वाले डिवाइसेस में तो भाई मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 5 एम्पियर करंट, इसकी रेटिंग थी 5 एम्पियर, या इसकी मान लेते हैं हम रेटिंग है 6 एम्पियर, ठीक है, इसकी रेटिंग है 5 और इसकी रेटिंग है 1 एम्पियर। तो क्या होगा, ये दोनों तो काम चला लेंगे लेकिन जो 1 एम्पियर वाला है उसमें क्या होगा, वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 5 एम्पियर का करंट लेने लायक तो वो बना ही नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए सीरीज में तो बिल्कुल दे आर नॉट कनेक्टेड, है ना। तो वो सीरीज में कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो उस केस में सभी में करंट सेम होता है और वोल्टेजेस डिफरेंट आते हैं। बट हमें पता है कि मेन सप्लाई से जो वोल्टेज हमें मिलता है वो 220 वोल्ट मिलता है। तो ये 220 वोल्ट वोल्टेज कैसे मिलेगा, क्योंकि ये सभी कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग फिर वो करंट जितना भी ड्रॉ कर पाएंगे वो अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे डिवाइसेस जो हमारे घर में कनेक्ट होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, सभी पैरेलल कनेक्शंस में रहते हैं। क्लियर है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम होता है? अब आपने कहाँ देखा होगा, पानी के पंप के पास आपने मोटर्स को देखा होगा, या फिर आपके जो बहुत कॉमन यूज़ है कूलर में आपने मोटर को देखा होगा। तो कूलर का क्या काम है, ठंडी हवा देना। ठंडी हवा कैसे देता है, जब आपको पानी उसके साइड में जाता है तो वो आपको जैसे फ़ैन घूमेगा तो वो क्या करेगा, आपको ठंडी हवा देता है। ये फ़ैन घूमता किसकी वजह से है, तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप हाथ से घुमाओ या कोई चीज़ ऐसी लगाओ जो उसको घुमाए, तो वो जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिक मोटर है।
तो आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो और फैन घूमना चालू कर देता है। तो क्यों करता है, क्योंकि वहां पर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, फैन को रोटेट करने का काम करता है। पंप के कारण पानी जो है वो ऊपर पंप होता है और फिर वो टकरा के हवा कैसी आती है, ठंडी ठंडी हवा हमें मिलती है। क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, अब क्या किया आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फैन घूमने लगा। ओके, सो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको मार्क करना है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ओके, मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट्स कांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इसका आंसर। अब इसमें इनकरेक्ट क्या है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, क्या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो भाई अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो मतलब अगर कॉपर के वायर से अपन इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो उससे तो ज़रूर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेट्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, क्या मैग्नेट जो है ये आपके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं या मैग्नेट कांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई देखिए मैग्नेट जो है बिल्कुल हमारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में काम करते हैं, सहायता देते हैं। जैसे जनरेटर्स में होते हैं मैग्नेट्स के बीच में, हम क्या करते हैं, हम उनकी मदद से क्या करेंगे, जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा देते हैं। तो क्यों करवा देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। चलिए आगे चलेंगे। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द, अब हमारे जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, जो मतलब क्या है कि हमारे नॉर्थ इसको इंडिकेट किया गया, साउथ इसको इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर नॉर्थ पोल की बात करी जाए तो वो क्या है, जोग्राफिकली साउथ है या फिर जोग्राफिकली ईस्ट है या जोग्राफिकली वेस्ट है या जोग्राफिकली ये नॉर्थ ही है। तो जोग्राफिकली देखा जाए तो जो नॉर्थ है वो बेसिकली साउथ है और जो साउथ है वो बेसिकली नॉर्थ है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या है, जोग्राफिकली साउथ। जोग्राफिकली हमारी जो अर्थ का साउथ है वो हमारे अर्थ के मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से अब हम खत्म करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ योर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ करें। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपसे थोड़ी छोटी या बड़ी क्लासेस में हैं तो उन सभी के साथ में हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि किंडरगार्टन हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे क्लास 12th हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या ये सारे कोर्सेज हो, ये सभी स्टेप अप एकेडमी में कवर करवाए जाते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और सारी डिटेल के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें, विच इज़ stepupacademy.ind.in, जहाँ पर आपको नोट्स, क्विजेज एंड टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।